नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स हेतु यूनिट 3 के अंदर जो हमारा सिलेबस है उसका मॉक टेस्ट देखेंगे और देखेंगे कि इस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं मॉक टेस्ट में और साथ ही एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि जो बेतवा नदी के किनारे शहर का नाम पूछा रहा है, तो बेतवा नदी के किनारे दोस्तों हमें कौन सा ओरछा शहर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेतवा नदी के किनारे दोस्तों कौन सा शहर हमें ओरछा शहर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। तो चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी में हमें गरज याद रखना दोस्तों, है ना। तो गरज तरह से राणा सागर, तो दोस्तों राणा प्रताप सागर हमें क्या है, गांधी सागर, राणा सागर और ठीक है जवाहर सागर, तीन हमें याद रखना दोस्तों। तो चंबल नदी पर क्या है दोस्तों, हमें तीन बांध या जलाशय हमें देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, राणा प्रताप सागर, राइट। शिप्रा नदी की बात करें तो शिप्रा नदी क्या है दोस्तों, इसमें उज्जैन हमें याद रखना, इंदौर याद रखना, राइट। तो ठीक है, इंदौर हमें शिप्रा नदी किस जिले से निकलती है दोस्तों, तो शिप्रा नदी क्या है, मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से निकलती है, राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों विदिशा सेम हमें देखने को मिलेगा बेतवा नदी पर देखने को मिलेगा। तो विदिशा दोस्तों हमें किस नदी पर, तो विदिशा हमें बेतवा नदी के तट पर हमें देखने को मिलेगा, राइट। प्रदूषण के कारण, है ना, या प्रदूषण के आधार पर दोस्तों किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा, तो दोस्तों हमें बेतवा नदी को देखने को मिलेगा। तो बेतवा नदी क्या है, प्रदूषण के आधार पर उसे प्रदूषण के आधार पर हमें उसे मध्य प्रदेश की गंगा को कहा जाता है, मध्य बेतवा नदी को, ठीक है। कालियादेह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इसमें पूछा कि कालियादेह पैलेस किस नदी के तट पर है। तो दोस्तों ये हमें शिप्रा नदी के तट पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए कि जो कालियादेह पैलेस है वो कहाँ हमें शिप्रा नदी के तट पर हमें देखने को मिलेगा। तो शिप्रा नदी के तट पर हमें कालियादेह पैलेस देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोपरा, व्यामा, विरियन ये सहायक नदियाँ किसकी है। तो दोस्तों कोपरा, व्यामा, विरियन ये दोस्तों हमें किसकी सहायक नदियाँ देखने को मिलेगी। तो ये हमें दोस्तों क्या है, केन की सहायक नदियाँ देखने को मिलेगी। तो इस तरह का दोस्तों ये खुफिया फैक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि जो केन की सहायक नदियाँ हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हम रेगुलर क्लासेस में क्या है, कोबरा, व्यामा, विरियन का अध्ययन नहीं करते, राइट। तो इसका आंसर है दोस्तों केन की सहायक नदी है कोबरा, व्यामा, वियरन, राइट। अगला एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों, केवई जोहिला नदियों में क्या समानता है। तो केवई नदी और जोहिला नदी में क्या समानता हमें देखने को मिलेगी। दोनों नर्मदा की सहायक नदियां हैं, दोनों को उद्गम स्थल मेकाल पहाड़ी है, दोनों वितरिका है और बहकर अरब सागर में बहती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, दोनों का उद्गम क्या है स्थल, दोनों का जो उद्गम स्थल क्या है, मेकल पहाड़ी। तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा कि दोनों का जो उद्गम स्थल है क्या दोस्तों, मेकल पहाड़ी है। लेकिन दोनों क्या है, जोहिला जरूर है लेकिन केवट क्या है दोस्तों, हमें नर्मदा की सहायक नदी नहीं देखने को मिलेगी, राइट आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों हमें बी देखने को मिलेगा। मान किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों ये मान हमें नर्मदा की सहायक नदी देखने को मिलेगी। तो मान नदी क्या है दोस्तों, नर्मदा की सहायक नदी हमें देखने को मिलेगी। तो मान क्या है दोस्तों, मान नर्मदा की सहायक नदी हमें देखने को मिलेगी। जामनी नदी कहाँ पर से उत्पन्न होती है। दोस्तों जामनी नदी का पूछा है कि जामनी नदी कहाँ से, तो जामनी नदी दोस्तों हमें सागर से निकलती हुई दिखेगी। तो दोस्तों जामनी नदी क्या है, हमें सागर से निकलती हुई दिखेगी। तो जामनी नदी क्या है दोस्तों, सागर, इसका आंसर हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश की नदियों के प्रकृति किस प्रकार की है दोस्तों, क्या है, वर्षा पर्यंत रखती है, प्रायद्वीपी है, द्वीपी है। तो दोस्तों हमें प्रायद्वीपी टाइप की नदियाँ देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश की नदियाँ क्या है दोस्तों, हमें प्रायद्वीपीय टाइप की नदी हमें देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं दोस्तों हमें किस प्रकार की, तो हमें प्रायद्वीपीय प्रकार की देखने को मिलेगी। प्रायद्वीपीय प्रकार की मतलब दोस्तों जब बारिश होती है तब क्या है, इसमें हमें देखने को जल ज़्यादा दिखने को मिलता है, और जब बारिश खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे सूखने लगती है, राइट। मध्य प्रदेश की किस प्रकार की नदी का नाम नामदोषा भी है। तो दोस्तों नामदोषा या नामोदोष ये किसका नदी का नाम है, तो नर्मदा नदी का नाम हमें देखने को मिलेगा। तो ठीक है, नर्मदा नदी का नाम हमें नामोदोष भी देखने को मिलेगा, राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने किलोमीटर में बहती है। तो इसका आंसर दोस्तों रटा हुआ होना चाहिए कि 177 किलोमीटर में बहती है, तो राइट 177 किलो में हमें आंसर देखने को मिलना चाहिए। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है, राइट। नर्मदा नदी की कुल सहायक नदी की बात की तो मध्य प्रदेश की कुल सहायक नदी 41 है। तो दोस्तों ये भी क्या है, प्रीलिम्स फैक्ट है। तो प्रीलिम्स फैक्ट हमें याद रखना। तो मध्य प्रदेश की कितनी टोटल हमें 41 सहायक नदियाँ देखने को मिली। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा की 41 सहायक नदियाँ हमें देखने को मिली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों महानदी बिल्कुल भी नहीं गिरती है, चंबल भी बिल्कुल नहीं गिरती, ताप्ती, तो ये ताप्ती, नर्मदा, ये दो हमें देखने को मिलेगा कि कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो ताप्ती नदी क्या है, अरब सागर में हमें गिरती हुई देखने को मिलेगी। तो ये इसका आंसर क्या है दोस्तों, ताप्ती नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती। तो मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है। तो इसका आंसर दोस्तों हमें बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है।
तो यदि बात करें बेनगंगा तो यस दोस्तों, वरना माही माही भी इस तरह से बहती है, तो ये बात भी सही है। लेकिन दोस्तों ये क्या है दोस्तों, उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, हमें माही देखने को मिलेगा। तो माही इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। तो माही क्या है दोस्तों इसका आंसर है, क्योंकि माही इस तरह से बहती है। ठीक है, पांडव जलप्रपात दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगा? पांडव जलप्रपात दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगा? पन्ना के निकट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पांडव जलप्रपात हमें पन्ना के निकट या पन्ना के समीप हमें देखने को मिलेगा। तो पांडव जलप्रपात क्या दोस्तों, पन्ना के निकट हमें देखने को मिलेगा। पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो बेतवा नदी को क्या है, मध्य प्रदेश की हमने गंगा कहा जाता है। राइट, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी की बात किया तो बेतवा नदी क्या है दोस्तों, यमुना की सहायक नदी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभगदी कहा गया था? दोस्तों इसमें सोन को सुभगदी कहा गया था, है ना। तो कौन सी नदी को वाल्मीकि रामायण में दोस्तों सुभगदी, इसका आंसर हमें याद रखना था, सुभगदी। सुभगदी किसे कहा गया था? सुभगदी दोस्तों किसे सोन नदी को सुभगदी कहा गया है। नदियों का मायका की बात की तो नदियों का मायका दोस्तों मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नदियों का मायका किसे कहा जाता है? तो नदियों का मायका दोस्तों मध्य प्रदेश को कहा जाता है। राइट, चूलिया जलप्रपात की बात की दोस्तों, चूलिया जलप्रपात हमें देखने को मिलेगा चंबल नदी पर। राइट, तो चूलिया जलप्रपात क्या है दोस्तों, हमें चंबल नदी पर देखने को मिलेगा। राइट, इसका आंसर हम ये लगा देते हैं, चूलिया जलप्रपात हमें क्या दोस्तों, चंबल नदी पर देखने को मिलेगा। राइट, अगली बात करेंगे दोस्तों, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी? बीना के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बनाया जाता है? तो बेतवा की एक सहायक नदी है बीना, इसके द्वारा एक जलप्रपात बनाया जाता है, जैसे कहते हैं भालकुंड जलप्रपात। तो दोस्तों बीना की सहायक नदी है बेतवा, बेतवा की जो सहायक नदी है बीना, और बीना नदी पर दोस्तों भालकुंड जलप्रपात हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, भालकुंड जलप्रपात हमें कहाँ देखने को मिलेगा? भालकुंड जलप्रपात हमें बीना नदी पर देखने को मिलेगा, जो कि बेतवा की सहायक नदी है। राइट, उज्जैन में कुंभ का मेला किस नदी पर? तो दोस्तों क्षिप्रा नदी हमें इसका याद रखना, तो क्षिप्रा नदी याद रखना। कुंभ का मेला उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। राइट, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो सबसे लंबी नदी दोस्तों हमें क्या है, नर्मदा ही देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा देखने को मिलेगी। प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों प्राचीन काल में नर्मदा नदी को क्या है, रेवा के नाम से जाना जाता था। और रेवा का नाम दोस्तों का नामकरण किसने किया था? इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। निम्न उज्जैन शहर किस नदी पर बसा? दोस्तों इसमें उज्जैन शहर फिर सेम क्वेश्चन हमें शिप्रा नदी के तट पर हमें देखने को मिलेगा। राइट, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा दोस्तों हमें नर्मदा नदी को देखने को मिलेगा। तो नर्मदा नदी को क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। नर्मदा का उद्गम स्थल की दोस्तों ये हमें दोस्तों अमरकंटक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अमरकंटक दोस्तों हमें क्या है, नर्मदा जी का उद्गम स्थल देखने को मिलेगा। नर्मदा सोन जोहिला नदी का उद्गम स्थल एक ही है, वह कौन सा है? तो इसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ से सोन जोहिला और नर्मदा तीनों का उद्गम स्थल देखने को मिलेगा। तो सोन जोहिला, ठीक है, सोन जोहिला और नर्मदा हमें अमरकंटक की पहाड़ी से देखने को मिलेगा। बेतवा नदी का उद्गम की बात करें तो बेतवा नदी हमें दोस्तों रायसेन जिले से देखने को मिलेगी। तो बेतवा नदी का जो उद्गम है दोस्तों क्या है, बेतवा नदी का उद्गम हमें रायसेन जिला हमें याद रखना है। राइट, चंबल नदी नहीं मिलती है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि चंबल नदी कहाँ नहीं मिलती? तो चंबल नदी में नहीं मिलती। तो चंबल नदी की सहायक नदी के बारे में पता करना, तो काली सिंध, छिप्रा, केन, बेतवा। तो दोस्तों केन, बेतवा और चंबल दोनों अलग हमें देखने को मिले। तो केन बेतवा लिंक है, लेकिन केन क्या है दोस्तों, हमें चंबल नदी में नहीं मिलती हुई देखिए। बाकी काली सिंध, छिप्रा ये सब केन ये और बेतवा, बेतवा हमें देखने को मिलेगी। केन क्या है दोस्तों, चंबल नदी में जाकर नहीं मिलती। तो इसका आंसर हमें नहीं में टिक करना है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों केन नदी। तो केन नदी क्या है, संबल में नहीं मिलती। बाकी काली सिंधी, बेतवा और शिप्रा ये दोस्तों क्या है, चंबल नदी की सहायक नदियाँ हमें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों लगाते हैं, तो कौन सा जल, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती? पश्चिम मतलब इस तरफ की ओर बहती है। तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इसका नर्मदा एवं माही। यस, केन बेतवा नहीं, चंबल नहीं। तो दोस्तों नर्मदा एवं माही ही बहती है। तो दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा एवं माही। कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? भेड़ाघाट है, कपिलधारा है, दुग्धधारा है। लेकिन भालकुंड जलप्रपात अभी देखा दोस्तों हमने, कहाँ पर है आप बताइएगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो भालकुंड जलप्रपात नहीं है, लेकिन भेड़ाघाट दोस्तों क्या है, भेड़ाघाट, कपिलधारा, दुग्धधारा ये सब हमें क्या है दोस्तों, नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है।
अगला बात करेंगे दोस्तों पंचनद योजना। पंचनद योजना या अमृत क्रांति कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों हमें बताना है कि जो पंचनद योजना है या अमृत क्रांति योजना उसमें कौन सी नदी को शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसमें नर्मदा नदी को शामिल नहीं किया गया, बाकी पार्वती नदी, काली सिंधी और चंबल इनको शामिल किया गया है। ठीक है, पंचनद में। ग्रेटर गंगू बांध, तो ग्रेटर गंगू बांध किस नदी पर है? तो ग्रेटर गंगू बांध किस नदी पर है? तो ये हमें केन नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेटर गंगू बांध हमें केन नदी पर देखने को मिलेगा। कोनो नदी किस नदी की में गिरती है? दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि कोनो नदी किस नदी की सहायक नदी या किसके अंदर जाती है? तो ये दोस्तों हमें क्या है, चंबल नदी की सहायक नदी हमें कोनो देखने को मिलेगी। तो कोनो चंबल की सहायक नदी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कोनो नदी क्या है, चंबल की सहायक नदी हमें देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे दोस्तों पार्वती नदी किस जिले से निकलती है? तो पार्वती नदी किस जिले से निकलती है इसके बारे में हमें पता करना है। तो पार्वती नदी की बात करें तो ये हमें सीहोर से निकलती हुई देखने को मिलेगी। तो पार्वती नदी क्या है, सीहोर से निकलेगी। तो पार्वती नदी सीहोर, पार्वती नदी सीहोर। ठीक है, कुंवारी नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों कुंवारी नदी क्या है दोस्तों, हमें शिवपुरी के पठार से निकलती हुई दिखेगी। तो कुंवारी नदी क्या है, शिवपुरी के पठार से हमें निकलती हुई देखने को मिलेगी। तो कुंवारी नदी क्या है दोस्तों, बिल्कुल शिवपुरी के पठार से हमें देखने को मिलेगी। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम की बात करेंगे दोस्तों, ये हमें बैतूल जिले से, इसको याद रखना दोस्तों, बैतूल जिला। ठीक है, ताप्ती नदी के लिए दोस्तों बैतूल जिला हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश के किस नदी का एक अन्य नाम सोनभद्र भी है? तो सोन नदी का नाम क्या है दोस्तों, सोनभद्र भी हमें देखने को मिलेगा। तो सोन नदी का नाम सोनभद्र देखने को मिलेगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है किस जिले में? मई। ये क्या है दोस्तों, मतलब ठीक है, किस जिले में? मई। तो दोस्तों सागर जिले के अंदर हमें शायद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं देखने को मिलेगी। सिगार, जानापावा और धजारी ये किस पठार में दोस्तों? ये दोस्तों हमें इंदौर वाले पठार में देखने को मिलेगा। तो ये है क्या दोस्तों, हमारा मालवा का पठार। राइट, इसका आंसर हमें क्या है, मालवा का पठार देखने को मिलेगा। राइट, तो सिगार, धजारी ये दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगी? जानापावा सब मालवा के पठार में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस भू क्षेत्र को गंगा बेसिन का भाग माना जाता है? तो दोस्तों किस भू क्षेत्र को गंगा बेसिन का भाग माना जाता है मध्य प्रदेश को? तो मालवा का पठार बिल्कुल नहीं, मध्य भारत उच्च पठार नहीं, बुंदेलखंड और मध्य उच्च प्रदेश। तो दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश, तो जो मध्य उच्च प्रदेश है दोस्तों वो हमें क्या है, गंगा बेसिन का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। किस पठार में चोपियों की संख्या सर्वाधिक है? चोपियों, पता नहीं दोस्तों चोपियों मतलब क्या होता है। तो रीवा, रीवा के अंदर चोपियों की संख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो चोपियों की संख्या रीवा में सबसे अधिक देखने को मिलती है। निम्नलिखित पठारों में से सिद्ध बाबा पर्वत किस में स्थित है? सिद्ध बाबा क्या पर्वत चोटी हमें कहाँ, बुंदेलखंड में देखने को मिलेगी। तो सिद्ध बाबा चोटी क्या है, या हमें कहाँ है, बघेलखंड में देखने को मिलेगी। तो बघेलखंड में क्या दोस्तों, हमें सिद्ध बाबा की चोटी देखने को मिलेगी। गोंडवाना युग की चट्टानें किस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है? गोंडवाना युग की चट्टानें हमें सतपुड़ा क्षेत्र में देखने को मिले। तो सतपुड़ा क्षेत्र में दोस्तों क्या हमें गोंडवाना युग की चट्टानें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था? तो खेर से दोस्तों हमें कत्था बनते हुए देखेंगे। तो खेर से क्या दोस्तों, खेर की जो वृक्ष की लकड़ी है उससे हमें कत्था बनते हुए देखेंगे। राइट, तो खेर और कत्था याद रखना है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश क्या है, लाख उत्पादक जिले की बात की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के जो लाख उत्पादक जिले का हमें बताना कि कौन है। तो मध्य प्रदेश का जो लाख उत्पादक जिला है शहडोल, मंडला, जबलपुर या सभी, तो सभी के सभी क्या दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे कि जो लाख उत्पादन शहडोल, जबलपुर, मंडला इन सभी में होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण अधिनियम की बात करें तो वाइल्ड लाइफ 1972 में आता है दोस्तों। ठीक है, 1974 राइट, ठीक है 1974 में आएगा, है ना। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमें दोस्तों 1974 में देखने को मिलेगा। ठीक है, 1974 मध्य प्रदेश की बात की आई दोस्तों। ठीक है, लेकिन नेशनल लेवल पर 1972 में। ठीक है, मध्य प्रदेश का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में हमें देखने को मिलेगा। राइट, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की बात की जा रही है तो भिंड, मुरैना, बालाघाट, रतलाम, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी में से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिले की बात की तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला दोस्तों हमें क्या है, इन सब भिंड, मुरैना में तो कब से कम होती है, रतलाम में भी कम होती है दोस्तों, लेकिन मंडला और बालाघाट वाले क्षेत्र में हमें ज़्यादा वर्षा देखने को मिल सकती है और हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये सतपुड़ा वाला क्षेत्र, उससे आगे का क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में हमें सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। ठीक है, अगली बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा? तो सर्वाधिक वन की बात की है दोस्तों कि सर्वाधिक वन हमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों हमें सबसे अधिक वन देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल में वन भूमि का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों हमें क्या है 33% से अधिक देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है,
कितना प्रतिशत है वो हमें 31%। ओ माय गॉड, अच्छा 31% ही है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में इस डेटा के अनुसार क्या है 31% वन आच्छादन हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार से वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है। तो इसमें पूछा रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो वन है उसमें शासन का कठोर नियंत्रण। तो जितने भी दोस्तों हमारे रिजर्व फॉरेस्ट रहते हैं तो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या दोस्तों सबसे अधिक हमें कठोर नियम रेगुलेशन और मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रकार के हैं। तो साल सागौन, तो सागौन के वृक्ष हमें दोस्तों सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। तो सागौन हमारा, उसके बाद साल देखने को मिलेगा। ठीक है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना, तो दोस्तों मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। ये दोस्तों याद रखना, ये पूछा गया, ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी, राइट। तो मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना दोस्तों 1975 में हमें देखने को मिलेगी। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस जगह पर है। तो ये हमें जबलपुर में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय दोस्तों हमें क्या जबलपुर में देखने को मिलेगा, राइट। मध्य प्रदेश का जो प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो प्रादेशिक वन स्कूल की पूछी है दोस्तों, तो वन स्कूल भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, शिवपुरी में देखने को मिलेगा। तो वन स्कूल हमें शिवपुरी में देखने को मिलेगा। तो वन स्कूल क्या है दोस्तों, फॉरेस्ट स्कूल हमें मध्य प्रदेश का शिवपुरी में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों की ट्रेनिंग के लिए तो फॉरेस्ट रेंजर ट्रेनिंग स्कूल दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सॉरी रेंजर की बात नहीं है, पहरेदारों की बात की तो हमें फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हमें कहाँ देखने को मिलेगा, बैतूल और रीवा दोनों में। तो दोनों में ही हमें क्या है देखने को मिलेगा, राइट है। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश क्या है, देश का पहला राज्य है। ठीक है। मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था दोस्तों, 1970 में क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया, राइट। बात करेंगे सरदार सरोवर परियोजना में कौन सा राज्य है जो राज्यों में नहीं है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि सरदार सरोवर बांध में गुजरात है, यस बिल्कुल है। ठीक है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, लेकिन सरदार सरोवर में उत्तर प्रदेश हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश क्या है, हमें नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हमें सरदार सरोवर बांध में एक जॉइंट प्रोजेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। तो काली सिंध नदी का उद्गम की बात की तो काली सिंध नदी की बात की दोस्तों बैतूल, पचमढ़ी, देवास, सिवनी। तो दोस्तों काली सिंध नदी देवास के बागली गांव से निकलती है। तो दोस्तों ये हमें याद रखना फैक्ट के रूप में कि जो काली सिंध नदी का है देवास के बागली गांव से हमें देखने को मिलेगी निकलती हुई। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि हलारी परियोजना जो बांध है बनाया गया है तो उसकी लंबाई क्या है। तो दोस्तों उसकी लंबाई क्या है 945 मीटर हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन जरूरत नहीं पढ़ने की ना समझने की। पेंच परियोजना से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होगा। तो दोस्तों पेंच परियोजना आएगी तो हमें कौन सा जिला लाभान्वित होते हुए देखा। तो दोस्तों ये हमें बालाघाट और छिंदवाड़ा, क्योंकि इधर ही हमें पेंच अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। ठीक है। बालाघाट, दतिया, ग्वालियर ये कहीं नहीं दोस्तों, इसका आंसर क्या है, हमें पेंच ही, हमें बालाघाट छिंदवाड़ा वाला एरिया हमें देखने को मिलेगा। पेंच अभ्यारण्य हमें यही देखने को मिलेगा। भांडेर नहर कौन सी नदी पर बनाई गई है। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जो भांडेर नहर है वो कौन सी नदी पर बनाई गई है। तो दोस्तों ये हमें बेतवा नदी, इसका आंसर याद रखना कि बेतवा नदी पर हमें भांडेर नहर देखने को मिलेगी। तो बेतवा नदी और भांडेर, ठीक है, बेतवा नदी कहाँ है, बेतवा नदी से हमें भांडेर नहर निकलती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना, बरगी परियोजना, तवा बिल्कुल भी नहीं हमें देखने को मिलेगी। चंबल घाटी परियोजना, तो चंबल घाटी परियोजना दोस्तों हमें देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की जॉइंट परियोजना हमें देखने को मिलेगी। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना को अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसका नाम है बरगी परियोजना। तो बरगी परियोजना को रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों की संख्या दोस्तों फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसको बोलते हैं, पिछले टेस्ट में भी हमने ये देखा था 41 41 क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रमुख सहायक नदियां हमें देखने को मिलेगी। ओरछा नगर किस नदी के किनारे है। तो ओरछा दोस्तों हमें क्या है, बेतवा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। ओरछा दोस्तों क्या है, बेतवा नदी के किनारे, ओरछा हमें बेतवा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। तो ओरछा क्या है दोस्तों, बेतवा नदी के किनारे हमें देखने को मिलेगा। वेया किस नदी का प्राचीन नाम है। तो वेया दोस्तों किसका नाम है, वेनगंगा का। दोस्तों याद रखना हमें वेया क्या है, वेनगंगा का नाम है। तो वेया किस नदी का प्राचीन नाम है। तो इसका आंसर नाम रखना है वेनगंगा। ठीक है। तो वेया क्या है, वेनगंगा का प्राचीन नाम हमें देखने को मिलेगा।
मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो इसमें पूछा गया दोस्तों मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की जो सीमा है कौन सी नदी बनाती है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा दोस्तों हमें क्या है, चंबल नदी देखने को मिलेगा। तो चंबल नदी क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। तो ये फैक्ट के रूप में याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश की सीमा क्या है, चंबल नदी बनाती है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो कुंभ का मेला उज्जैन में हमें देखने को मिलेगा। तो कुंभ का मेला हमें दोस्तों उज्जैन में देखने को मिलेगा। रामलीला का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों रामलीला मेला की बात की आई दोस्तों कि रामलीला मेला कहाँ लगता है? तो रामलीला मेला दोस्तों हमें ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर रामलीला की जाती है। तो रामलीला मेला क्या है, ग्वालियर में देखने को मिलेगा। हवा महल पूछा जा रहा है दोस्तों, तो हवा महल दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगा? हवा महल दोस्तों हमें चंदेरी में देखने को मिलता है। चंदेरी में क्या दोस्तों, हवा महल हमें देखने को मिलेगा। तो हवा महल दोस्तों हमें वह याद रखना है कि चंदेरी में देखने को मिलेगा। हवा महल हमें चंदेरी में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि तानसेन का मकबरा दोस्तों हमें ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तानसेन का जो मकबरा है दोस्तों हमें ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमें ग्वालियर में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा घाटी परियोजना, तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या, जो नर्मदा घाटी परियोजना का गठन कब किया गया था? तो उसका आंसर है 9 अगस्त 1985 को। तो ये डेट हमें याद रख सकनी पड़ सकती है। ठीक है, तो नर्मदा घाटी परियोजना के लिए 9 अगस्त 1985 या फिर अगस्त 1985 भी याद रहेगा तो ठीक है। तो अगस्त 1985 हमें याद रखनी है। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो ये दोस्तों हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, बर्गी परियोजना का एक अन्य नाम दोस्तों फिर देवी अवंतीबाई हमें देखने को मिलेगा। राइट, तो सेम क्वेश्चन यहीं कहीं रिपीट हो गया है। ठीक है, तो रानी अवंतीबाई परियोजना को हम बर्गी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। माही परियोजना किस जिले में है? तो माही परियोजना दोस्तों हमें क्या है, धार जिले में देखने को मिलेगी। तो माही परियोजना क्या है दोस्तों, हमें धार जिले में देखने को मिलेगी। ठीक है, सोन नदी पर स्थित परियोजना की बात किया दोस्तों, सोन नदी पर कौन सी परियोजना? तो सोन नदी पर हमें क्या है, राजघाट नहीं देखने को मिलेगी, बाणसागर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, ये है बाणसागर परियोजना। तो बाणसागर परियोजना हमें सोन नदी पर देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि जो सोन नदी पर हमें कौन सी परियोजना है, तो बाणसागर परियोजना हमें सोन नदी पर देखने को मिलेगी। सोन नदी पर हमें बाणसागर परियोजना देखने को मिलेगी। तो बाणसागर परियोजना कहाँ दोस्तों, हमें सोन नदी पर देखने को मिलेगी। सोन नदी पर हमें बाणसागर परियोजना देखने को मिलेगी। सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी विस्तार को क्या कहते हैं? तो सतपुड़ा पर्वत है उसके पूर्वी विस्तार, सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी विस्तार को दोस्तों हम क्या कहते हैं? पूर्वी मतलब सबसे पहले दोस्तों हमें क्या देखने को मिलेगा, महादेव मेकाल। तो दोस्तों हमें क्या है, सबसे पश्चिमी तो क्या है, राजपीपला। इधर सबसे इधर क्या है, मेकाल। तो सर इसका आंसर ये रॉन्ग लग गया दोस्तों, राजपीपला, महादेव और फिर मेकाल पर्वत श्रृंखला। तो इसका आंसर मेकाल आना चाहिए। राइट, कैमूर भांडेर श्रेणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों कैमूर भांडेर श्रेणी हमें किससे संबंधित है दोस्तों? ये हमें दोस्तों विंध्याचल से संबंधित देखने को मिलेगी। तो कैमूर और भांडेर श्रेणी दोस्तों क्या है, हमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी से देखने को मिलेगी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी क्या है? विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी हमें अमरकंटक देखने को मिलेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो कोई मतलब नहीं दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन याद करने की। निम्नलिखित में से धारवाड़ सेल समूह से प्राप्त प्रमुख खनिज कौन सा है? तो दोस्तों धारवाड़ की बात करें तो धारवाड़ से दोस्तों हमें क्या मैंगनीज और संगमरमर मिलता है। तो दोस्तों ये हमें याद रखना है स्पेशल रूप से कि धारवाड़ की चट्टानों में हमें मैंगनीज एवं संगमरमर देखने को मिलेगा। तो धारवाड़ की चट्टानों में हमें मैंगनीज और संगमरमर देखने को मिलेगा। तो धारवाड़ की चट्टानों से मैंगनीज और संगमरमर हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गोंडवाना काल की चट्टान है? तो गोंडवाना काल की चट्टानें दोस्तों हमें मालवा में देखने को मिलेगी, सतपुड़ा में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सतपुड़ा इसका मुख्य आंसर देखने को मिलेगा। सतपुड़ा क्षेत्र में क्या दोस्तों, हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या हमें सतपुड़ा क्षेत्र में देखने को मिलेगी। बालाघाट जिले में पाए जाने वाले धारवाड़ सेल समूह को सीरीज संख्या दी गई है। तो दोस्तों सोसर, संकोली, चिल्पी। तो दोस्तों संकोली हमें देखने को मिलेगा। सकोली सीरीज हमें कहाँ देखने को मिलेगी? बालाघाट में सकोली सीरीज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से जेबरा का गुम्बद है ना, जबेरा का गुम्बद हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो कगार भूमि में हमें जबेरा का गुम्बद देखने को मिलेगा। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने प्राकृतिक भाग थे दोस्तों? 9 थे। अब याद नहीं रखना दोस्तों, अपर गोंडवाना सेल समूह के सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा गया है? तो दोस्तों जो अपर गोंडवाना सेल समूह है उसको सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से
तो इसका आंसर है दोस्तों चौगान या जबलपुर स्तर। ठीक है, चौगान या जबलपुर स्तर दोनों ही नाम से हमें देखने को मिलेगा। अगला आंसर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उस विशेष सेल को छाटिए, है ना, उस विशेष सेल समूह को हमें छाटना है जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बटी है। तो कैमूर, रीवा तथा भांडेर, तो दोस्तों इसमें हमें ए और बी दोनों की बात करेगा, अपर विंध्यन की बात करेंगे। जो अपर विंध्यन है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज में बटी हुई हमें देखने को मिलेगी अपर विंध्यन, राइट। निम्नलिखित में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। तो नर्मदा और गंगा का जल विभाग है दोस्तों, ये हमें क्या है, कैमूर और भांडेर दोनों को ही हम कह सकते हैं। तो दोस्तों इधर गंगा नदी, इधर नर्मदा नदी, इधर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसमें कैमूर भांडेर हमें आगे देखने को मिलेगा। तो यस दोस्तों, हमें जल विभाजक के रूप में कैमूर और भांडेर दोनों ही देखने को मिलेगा। ठीक है, पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खदानें निम्नलिखित में से किस सीरीज के अंदर आती है। तो दोस्तों ये हमें दोस्तों बिजावर सीरीज, तो बिजावर सीरीज या बिजवार सीरीज, तो दोस्तों बिजावर सीरीज के अंदर दोस्तों पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खदानें आती है। ठीक है, ये 2000 MPPSC 16 का क्वेश्चन है। तो पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खदानें की हमें बिजावर सीरीज में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खदानें दोस्तों बिजावर सीरीज में हमें देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही बताना है कि लोअर गोंडवाना में पेंच घाटी एवं मोहपानी के कोयला क्षेत्र भी पाए जाते हैं। तो लोअर गोंडवाना की बात की जा रही है दोस्तों कि पेंच घाटी और मोहपानी कोयला क्षेत्र है, और गोंडवाना में सोन और महानदी फैली हुई है। तो दोनों ही दोस्तों हमें क्या है, आंसर सही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये सही है कि लोअर गोंडवाना में पेंच घाटी और मोहपानी कोयला क्षेत्र है। यस, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस MCQ को। लोअर गोंडवाना में पेंच घाटी एवं मोहपानी कोयला क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा, और गोंडवाना चट्टानें दोस्तों हमें सोन एवं महानदी में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन हम दोस्तों देखते हैं, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के भाग की बात की गई। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में, तो दोस्तों विंध्यन शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, दक्कन शैल ट्रे। तो दोस्तों हमें क्या है, गोंडवाना शैल समूह का भाग देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड समूह का भाग है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कहाँ धारवाड़ की चट्टानें नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों जबलपुर में तो पाई जाएगी, बालाघाट में भी पाई जाएगी और छिंदवाड़ा, इन तीनों जगह पाई जाएगी, लेकिन दोस्तों हमें रीवा में नहीं देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या है, रीवा। रीवा के अंदर हमें क्या है दोस्तों, धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं मिलेगी, लेकिन हमें जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, यहाँ पर हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलेगी। मध्य भारत के पठार की बात की जाए दोस्तों कि इसमें क्या सही है, मध्य भारत का जो पठार है कहाँ हमें, मालवा के पश्चिम में, बिल्कुल भी नहीं उत्तर में। यस, तो मालवा के पूर्वोत्तर में, पूर्व और उत्तर, तो मालवा के पूर्वोत्तर में हमें देखने को मिलेगा, है ना, मालवा के पूर्वोत्तर में हमें मध्य भारत का पठार देखने को मिलेगा। अगला बात है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पूर्वी पठार कहा जाता है। तो पूर्वी पठार मतलब सबसे पूर्वी पठार कौन सा है। तो पूर्वी पठार हमें देखने को मिलेगा, पूर्वी पठार दोस्तों हमें मालवा बिल्कुल भी नहीं, बघेलखंड, बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना। तो दोस्तों बघेलखंड के जो पठार है उसको हम सबसे पूर्वी पठार कहते हैं। तो बघेलखंड का पठार दोस्तों हमें पूर्वी पठार देखने को मिलेगा, बघेलखंड का पठार हमें पूर्वी पठार देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है दोस्तों, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है। पूर्वी भाग से, पश्चिमी भाग से, मध्य भाग से, दक्षिणी भाग से। दोस्तों कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा क्या है, मध्य प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती हुई हमें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती। तो मध्य प्रदेश से दोस्तों हमें कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से देखो कर्क रेखा हमें देखने को मिलेगी। सो दोस्तों आज के टेस्ट के हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। आई होप इस टेस्ट में दोस्तों आपका रिवीजन हुआ होगा, साथ में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। सो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।